हेलो बालक। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप लेक्चर देख रहे हो उसके हिसाब से आप ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट करो, ठीक है। चलिए, आज हम आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में हमने कहाँ तक कवर किया था, तो हमने कैटेगरीज ऑफ आरओआई पे थे अपन। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो नंबर 30, इसको हमने कवर किया था। और हम चलेंगे आरओए पे, आरओसी पे और आरओई पे, राइट। रिव्यू नहीं दूंगा, रिवीजन तो किया होगा आपने, ठीक है, किया होगा ना। सीधे मुद्दे पे आएंगे। उससे पहले आज इस लेक्चर में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। लेट्स हैव अ प्लेज। एक प्लेज लेते हैं, एक प्रण लेते हैं हम लोग। और वो प्रण ये है कि एफएमएसएम में जिस पेपर को मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, इस पेपर में जितना आप डिटेल में और जितने शानदार तरीके से आप एफएम पढ़ोगे, उतने ही शानदार तरीके से आप एसएम भी पढ़ोगे। दर्जनों कंपनीज के एग्जाम्पल्स आएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम एसएम को भी कवर करने जा रहे हैं। तो प्लेज क्या है, उससे पहले मैं आपको एक डिक्लेरेशन देता हूं। डिक्लेरेशन ये है कि आपके क्लास नोट से एक भी क्वेश्चन, चाहे वो केस स्टडी हो, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो किसी नया तरह का फॉर्मेट पूछ दें एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ दें, करेक्ट इनकरेक्ट पूछ दें, कुछ भी पूछ दें, आपके क्लास नोट से एक नंबर का भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एफएम में और एसएम में, दोनों में कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जा सकता जो मैंने क्लास में ना कराया, क्योंकि मैं सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन को कवर करने जा रहा हूं। बहुत ही एक्सटेंसिव क्लास है आपका, और वो भी लिमिटेड टाइम पीरियड में। ऐसा भी नहीं है कि अपन बहुत लंबा टाइम लेने जा रहे हैं। 85 क्लासेस कुछ नहीं है। सो प्लेज ये है कि आपको मेरे को एक प्रॉमिस करनी है कि हम सब के सब, आप जितने भी बच्चे हो, गूगल ड्राइव में हो, पेन ड्राइव में हो, या किसी और मोड में हो, अगर आप इस वीडियो को कभी देखो तो आप सबको ये प्लेज लेना है कि आपको ये प्रण लेना है कि आप किसी भी शर्त पे हम लोग 85 से ऊपर स्कोर करेंगे। किसी भी शर्त पे 85 से ऊपर स्कोर करेंगे। मैंने डिक्लेरेशन आपको पहले दे दिया, डिस्क्लेमर दे दिया मैंने आपको कि सारे क्वेश्चंस आपके क्लास नोट से आएंगे। ऑल ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम द क्लास नोट्स। अब आप मेरे साथ कितनी अच्छी तरह से पढ़ते हैं, आप कितना इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, आप कितने टेस्ट में अपियर होते हैं, आप कितना सेल्फ इवैल्यूएशन में अपियर होते हैं, आप कितने मॉक टेस्ट में अपियर होते हैं, क्लास में कितने अटेंटिव रहते हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी कि हमारा मार्क्स क्या होगा। 85 से कम नहीं आना चाहिए, इतना तो हमारे को चाहिए ही चाहिए। 50 मार्क्स का एफएम होगा। एफएम इज लाइक मैथ्स, फाइनेंस इज इक्वल टू मनी प्लस मैथ्स। और अगर इफ इट इज लाइक मैथ्स तो आप मार्क्स भी उसी तरह से आपको मिलेगा। यहाँ जो थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं ना, वो भी ब्रीफ टाइप आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपसे यहाँ नहीं पूछे जाते हैं, लिमिटेड थियरी क्वेश्चंस आते हैं। कहने का मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी है 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने का एफएम में। एसएम की अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम 45 तक तो आसानी से जा सकते हैं। 45 में स्ट्रगल नहीं है। तो अगर हमने दोनों पेपर में 45 भी स्कोर कर दिया तो वी आर ऑन 90। हालांकि एक बात मैं बता दूं आपको कि जो हमारी प्लानिंग है, प्लानिंग बड़ी सिंपल है कि एग्जाम तो किसी भी शर्त पे होना चाहिए, बट एग्जामिशन शुड नॉट बी आवर टारगेट। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। तो हमारा टारगेट होगा, हमारा प्रे है, प्रे नहीं प्लेज है, प्रण है हमारा। आपको प्रण करना होगा कि आप 85 का टारगेट लेके चल रहे हैं, 85 प्लस मार्क्स आपको लेके आना है ना। और ये प्लेज आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं। यू हैव माई मोबाइल नंबर, है ना। करना क्या है, व्हाट्सएप कर देना है, यस सर मैं ये प्रण लेता हूँ, है ना, कि सेकेंड ग्रुप के एफएमएसएम में मैं 85 को क्रॉस करूंगा। और बड़े एक्साइटिंग गिफ्ट होंगे आपके लिए। गिफ्ट का अनाउंसमेंट मैं बाद में करूंगा। अगर आप 85 से अब स्कोर करते हैं, ट्रस्ट में बड़े एक्साइटिंग गिफ्ट आपके लिए रखे हुए हैं। बाकी दो पेपर है, उसमें भी एक्सेप्शनल परफॉर्म करना है हमारे को, है ना। सो तीनों पेपर में एक्सेप्शनल परफॉर्म करना है, बट मैं एफएमएसएम की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। 85 प्लस चाहिए, है ना। आप ले रहे हो ना प्लेज, ठीक है। मेरे साथ शेयर करना जरूर, अगर आप चाहो तो मेरे साथ आप आसानी से शेयर कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा आ जाएगा रेशियो नंबर 31 ही है ना। देखो नंबरिंग मिस्टेक हुआ हो तो देख लेना।
और हम बात करते हैं रिटर्न ऑन एसेट की। रिटर्न ऑन एसेट की बोले तो ROA। यहां से शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को। रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन एसेट की अगर हम बात करें तो भाई किसको लोगे बताओ? अगर ROA की बात करो तो न्यूमरेटर पे किसको लोगे? क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमारे को पता है कि एवरेज टोटल एसेट होगा, एवरेज टोटल एसेट होगा। तो आप न्यूमरेटर पे किसको लोगे? तो क्या बोलोगे सर? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को लोगे, लेंगे ना? किसको लेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को लेंगे। हम कहते हैं सर बड़ी मजेदार बात है। मैंने पूछा क्या मजेदार बात है? आपने कहा सर देखो, अगर आप ऐसे लेते हैं ना, पैट को लेते हैं और आप टोटल एसेट को लेते हैं डिनोमिनेटर पे, तो देखो आप क्या मजेदार बात है। पैट क्या मेजर करता है? तो आपने कहा कि पैट मेजर्स रिटर्न किसका? बताओ किसका? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किसका रिटर्न है? क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब आप टैक्स दे चुके हो, आप इंटरेस्ट दे चुके हो, आपने सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, ईएटी। तो पैट का मतलब है कि आप तो सबको दे चुके हो उसका हिस्सा। ये जो बचा है ये किसका रिटर्न है? ये शेयर होल्डर्स का रिटर्न है। यस और नो? शेयर होल्डर्स का रिटर्न है। किस शेयर होल्डर्स की हम बात कर रहे हैं? तो आप बोलोगे सर दोनों की बात कर रहे हैं, इक्विटी की भी बात कर रहे हैं और प्रेफरेंस वाले की भी बात कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं। इन्हीं दोनों का तो बचा हुआ है पैट में। लेकिन जो आपका एवरेज टोटल एसेट जो है ना, ये क्या कहता है बताओ? ये क्या बताता है? क्या बता रहा है बेसिकली? ये आप कहते हैं ये बताता है कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल इन्वेस्टर्स, क्योंकि आप टोटल एसेट्स की बात कर रहे हो। याद करो, बैलेंस शीट है ना नजर के सामने, आप टोटल एसेट की बात कर रहे हो। टोटल एसेट का मतलब हो गया ऑल इन्वेस्टर्स। आपने लॉन्ग टर्म डेट को भी डाल दिया उसमें। तो आप सिर्फ प्रेफरेंस इक्विटी की बात नहीं कर रहे हो, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट की बात कर रहे हो। इसका मतलब अब शेयर होल्डर के साथ साथ लेंडर भी आ गया। तो आप न्यूमरेटर पे रिटर्न दिखा रहे हो किसका? शेयर होल्डर्स का। और डिनोमिनेटर पे आपने क्या रखा हुआ है? आपने डिनोमिनेटर पे कंट्रीब्यूशन रखा हुआ है ऑल इन्वेस्टर्स का। जिस ऑल इन्वेस्टर्स में शेयर होल्डर्स भी हैं दोनों तरह के, प्लस लेंडर्स भी हैं, प्लस लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स भी हैं हमारे। ये भी इसमें क्या हो जा रहा है? इंक्लूड हो जा रहा है। तो आप जरा सोचो, जैसे ही हमने टोटल एसेट कहा तो इधर का मेरे को क्या आ गया? सारा का सारा लाइबिलिटीज कवर हो जा रहा है। तो सारे लेंडर्स आ गए, शेयर होल्डर्स आ गए, इनका टोटल कंट्रीब्यूशन हमारे को दिख रहा है। तो हम कहते हैं सर कंसिस्टेंसी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। है ना? है ना इंटरेस्टिंग? ये है ना इंटरेस्टिंग? आप क्या कहते हो? सर है तो बड़ा इंटरेस्टिंग, ये तो गड़बड़ हो गया। तो कैसे सही करें बताओ? टन टन टन, है ना? कैसे सही करें? आप कहते हो सर देखो, जब आप रिटर्न ऑन टोटल एसेट बोलोगे, रोता, है ना? ये क्या है? रोता। तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट बोलोगे, एक होता है रोटा और एक होता है रोना, RONA। तो जब हम रिटर्न ऑन टोटल एसेट देखें और जब हम रिटर्न ऑन नेट एसेट्स देखें, आपको पता है ना रिटर्न ऑन टोटल एसेट और नेट एसेट का डिफरेंस आप 2 बार बता चुका हूं। तो ये क्या है मेरा? रिटर्न ऑन नेट एसेट देखें, अगर हम नेट एसेट्स लेके चलें, और है ये रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स लेके चलें, तो क्या होगा? बोलो बोलो, आप क्या बोलोगे? सर अगर हम रोना की बात करें ना तो नेट एसेट होगा यहाँ ROA इज इक्वल टू व्हाट, और अगर हम रोता की बात करें ना तो नेट एसेट होगा, टोटल एसेट होगा यहाँ ROA इज इक्वल टू व्हाट? बताओ मेरे को, आप क्या बोलोगे? सर जो मेरा EBIT है उसमें से क्या करेंगे हम? टैक्स को मैंने बाहर कर दिया। EBIT 1 माइनस टैक्स, इसका मतलब क्या हो गया? EBIT माइनस EBIT इंटू टैक्स। तो EBIT 1 माइनस टैक्स किया हमने, डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स, एवरेज टोटल एसेट्स। लाइकवाइज यहां जब हम RO कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? EBIT 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज नेट एसेट्स।
याद रखना है इस एवरेज नेट एसेट्स। तो हमारे को मिल रहा है ROTA एंड RONA। दिस इज आर रिटर्न ऑन एसेट दैट बाय एवरेज टोटल एसेट। रिटर्न ऑन टोटल एसेट में EBIT 1 माइनस टी बाय एवरेज टोटल एसेट्स, और नेट एसेट में EBIT 1 माइनस टी बाय एवरेज नेट एसेट्स। दिस इज इट। चलो नंबर 31। इसके बाद था हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE। तो क्या होगा, किस पे रिटर्न देख रहे हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न देख रहे हैं। एंड वी नो व्हाट द कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल अबाउट। जानते हैं ना हम, है ना? कितनी बार पढ़ेंगे? हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो जानते हो या भूल गए? तो चलो, हमने कहा रिकॉल, है ना? रिकॉल करते हैं। व्हाट वाज द कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, याद है, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। याद आया? टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो टोटल एसेट ठीक है, ये टोटल एसेट और नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी क्या दे देगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। देखा ना? सो टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। और CE मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स एसेट लेते हैं अगर, तो फिर हमें करंट एसेट करंट लाइबिलिटी का डिफरेंस लेना होगा। तो फिक्स एसेट ले लिया माइनस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, मतलब फिक्स एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। याद आया? आ गया? फर्दर, और कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, यहां क्या क्या था मेरे पास? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, है ना? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या रखना है यहाँ? क्वेश्चन रखना है कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड्स इंटैंजिबल एसेट्स। इंटैंजिबल एसेट्स को ये इंक्लूड करेगा बट नॉट फिक्टिशियस एसेट। याद करो, फिक्टिशियस एसेट को हमने क्या किया था? माइनस किया था। बट नॉट फिक्टिशियस एसेट्स, इसको हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। डेफर्ड पेमेंट वगैरह को माइनस कर देते हैं। इंटैंजिबल एसेट को हम रख सकते हैं, गुडविल वगैरह को। तो दिस इज द क्वेश्चन वी हैव टू टेक हियर। याद आया होगा आपको? तो सिंपल है। हम कहते हैं सर एक बात और बताओ, आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कैलकुलेट कर रहे हो, प्री टैक्स कर रहे हो या पोस्ट टैक्स कर रहे हो? मैंने दोनों कर लो, है ना? इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ROCE पहले ले लेते हैं प्री टैक्स। तो प्री टैक्स में रिटर्न क्या लोगे आप? कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न सर EBIT आएगा मेरा। तो EBIT बाई कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 200 आ गया। ROCE पोस्ट टैक्स ले तो क्या होगा? तो टैक्स माइनस करेंगे, और जब टैक्स माइनस करेंगे तो कैसे माइनस करते हैं? EBIT 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 200 आ गया। EBIT 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई कैपिटल मल्टीप्लाई 200। और इसको और कैसे लिख सकते हैं जरा सोचो? ROCE पोस्ट टैक्स को और हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? EBIT 1 माइनस टी, EBIT 1 माइनस टी, ठीक है? तो जो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, उसमें अगर मैं इंटरेस्ट को ऐड कर दूं तो क्या होगा? क्योंकि हमें इंटरेस्ट को ही तो एग्जाम्प्ट करना होता है ना। तो अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मैं इंटरेस्ट को ऐड कर दूं तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? मेरा सेम वैल्यू निकल के आएगा। तो PAT प्लस इंटरेस्ट अपन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 200, है ना? सो ये हमारे ROC के फॉर्मूला हो गए प्री टैक्स एंड पोस्ट टैक्स का। सिंपल है। इंटरप्रिटेशन पे आ जाओ। इंटरप्रिटेशन पे आ जाओ, क्या बोलोगे? ROC should always be higher than the rate at which firm borrows.
बस इतना ध्यान में रखना है, वो तो होना ही चाहिए ना। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कितने में बोरो किया उससे ज़्यादा का रिटर्न आना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड से, तभी तो डिफरेंस बनेगा, वरना डिफरेंस ही नहीं बनेगा। तो कितने में बोरो किया उससे ज़्यादा रिटर्न आना चाहिए, तो ROC शुड ऑलवेज बी हायर दैन द रेट एट विच द फंड इज बोरोड। दिस इज इट, ये हो गया आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो नंबर 32, अब आता है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी, है ना। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, पहले भी हमने इसको यूज़ किया था एक बार, एक एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया था, थोड़ा एडवांस तरीका था कैलकुलेट करने का, बट आपने देखा तो है। इक्विटी पे कितना रिटर्न होगा, तो इक्विटी का रिटर्न कौन सा है, तो आप कहते हैं सर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इसके फंड की बात कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स के फंड की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय नेटवर्थ या इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो ये मेरा क्या दे देगा, ROE दे देगा। अब EAESH कैसे निकला था, याद है आपको स्टेटमेंट क्या था, सर कितनी बार आप बनाते हो यार, है ना, क्या आप सर थकते नहीं हो, नहीं नहीं थकना भी नहीं है ना, माइनस फिक्स कॉस्ट, इसमें जितना आप बनाओगे ना, आप देखना उतनी क्लैरिटी आती जाएगी, और जब आप कंपनीज के स्टेटमेंट्स में आपको दिखाऊंगा ना, यू विल फाइंड इट वेरी कन्विंसिंग। आप बोलोगे अच्छा 5 ही सेक्शन तो होते हैं P&L में, 5 ही सेक्शन होते हैं P&L में, तो अभी नहीं, अभी गड़बड़ हो जाएगा। मैं जब आपको कंपनी के दिखाऊंगा ना लाइव में, तो फिर देखना आप, EAT आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसमें से हमने क्या दे दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, तो प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो बचा वो मेरा EAESH है, ये वाला। तो अब मैं इसको और किस तरह से लिख सकता हूँ, आप बताओ मेरे को। EAESH है मेरे पास, और अगर मैं EAT है, तो EAT के टर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो EAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और जब प्रेफरेंस डिविडेंड जीरो हो जाएगा, मान लो नहीं है प्रेफरेंस डिविडेंड, तो EAT इज इक्वल टू EAESH। अब यही रिलेशंस तो हमें दिमाग में रखना होता है, तो आप कहते हो सर ROE इज इक्वल टू हो जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, है तो, नहीं है तो जीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, नीचे सेम रह गया मेरा नेटवर्थ या इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम रिटर्न ऑन इक्विटी देख रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर फंड की बात कर रहे हैं क्योंकि हम रिटर्न ऑन इक्विटी देख रहे हैं। अब आप वो वाला जो एग्जांपल था ना जो मैंने आपको बताया था ROE वाला, उसमें जाके देखना आप, पहले का डेटा मुझे याद है, पहले में था हमारा 8000/2000, कुछ ऐसा ही था हमारा। तो आपने देखा होगा कि नीचे हमने डिवाइड किया था इक्विटी शेयर होल्डर फंड से। तो हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर फंड को नीचे रखते हैं और EAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड को ऊपर रखते हैं। EAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ही बेसिकली मेरा क्या है, EAESH है। दिस ऑल अबाउट योर ROE। ये क्या हो गया मेरा, ROE हो गया। आ जाओ इसके इंटरप्रिटेशन पे, क्या होना चाहिए ROE, बताओ, आई ना। ROE इज हाई मल्टीप्लाई टू 100, तो हमने किया ही नहीं, ये तो सब जगह करके रखो, परसेंटेज में ही देखते हैं ना। ROE इज हाई with little or no debt, create opportunities to grow। ROE अगर हाई है और डेट ज़्यादा नहीं है, तो हमारे को ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी होगा, बिकॉज जो फंड होगा ना, वी विल बी एबल टू इन्वेस्ट समवेयर विदाउट, ऐसे लिखो, लार्ज कैपिटल एक्सपेंडिचर, विदाउट large capital expenditure, and cash can be taken out to invest elsewhere, and cash can be taken out to invest elsewhere। तो ये है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी में एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिसको हम ड्यू पॉइंट मॉडल कहते हैं। ड्यू पॉइंट मॉडल जो है, या ड्यू पॉइंट सिस्टम ऑफ फाइनेंस कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम उसको देखेंगे, पहले आप इसको फटाफट डन करो और आगे बढ़ो।
ROE using DuPont model. EI DuPont ने दिया था, है ना, एक कंपनी के साथ मिलके, कंपनी के ही फाइनेंस एग्जीक्यूटिव थे, उन्हीं के साथ मिलके दिया था, तो DuPont मॉडल बोल दो इसको, है ना। बैकग्राउंड में जाने की हमारे को कोई ज़रूरत, कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, DuPont मॉडल ऑफ, सिस्टम ऑफ करो, मॉडल तो ऊपर वर्ड यूज़ कर लिया ना हमने, DuPont सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। DuPont मॉडल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस कर लिया होगा। अब देखो DuPont मॉडल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें तो DuPont मॉडल ने का कहना है कि ROE कैलकुलेट करने के लिए इसमें 3 एलिमेंट्स का, 3 कंपोनेंट्स को हम यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं जिसको यूज़ करते हैं हम, to calculate the ROE, and that what we have to understand how this calculation is done and what is exactly the DuPont system of financial analysis, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई EI DuPont नाम के फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव थे, किसी कंपनी में काम करते थे, उन्होंने ही बेसिकली ये मॉडल क्या किया, या DuPont मॉडल को प्रपोज किया, राइट। देखो क्या कहते हैं, इन दिस मॉडल टू कैलकुलेट ROE 3 components are considered. 3 components are considered. अब मैं जैसे लिख रहा हूं ना, आप भी वैसे ही लिखना। देखो ये 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, 3 कंपोनेंट्स आर कंसीडर्ड। तो मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे लिखूंगा, आप भी ऐसे ही लिखना। सबसे पहला है मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो ये हो गया पहला कंपोनेंट, ठीक है। दूसरा है मेरा एसेट टर्नओवर, ये मेरा हो गया दूसरा कंपोनेंट। और तीसरा है मेरा इक्विटी मल्टीप्लायर, ये हमारा हो गया तीसरा कंपोनेंट। तो कितने कंपोनेंट हो गए, 3। क्या क्या बोलोगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर, इक्विटी मल्टीप्लायर। नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर एंड इक्विटी मल्टीप्लायर। अब ध्यान से मेरी बात को समझो और देखो कि हाउ वी कैलकुलेट ROE अंडर द DuPont मॉडल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस या DuPont सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। DuPont ने इसको प्रपोज किया। एक बार आप इसको समझो, आप रीजन ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, राइट। जरा इसको देखो कि हमारे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन है, एसेट टर्नओवर है और इक्विटी मल्टीप्लायर है। ये 3 कंपोनेंट्स हैं, जिन 3 कंपोनेंट से आप ROE कैलकुलेट करते हैं इन द केस ऑफ DuPont मॉडल। और हमें समझना है इन तीनों कॉन्सेप्ट कंपोनेंट्स को बहुत अच्छी तरह से, ध्यान देना। पहला है आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन, है ना, पहला आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन हमारा क्या होता है, अभी हमने इसको सीखा था कि जब हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो ये क्या होता है, मेरा प्रॉफिट या नेट इनकम कह सकते हैं, प्रॉफिट या नेट इनकम कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय सेल्स कह सकते हैं या सेल्स रेवेन्यू, राइट। अब बताओ मुझे एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है, ये भी तो आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से। तो अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि और आप जानते भी होगे, आपको याद है, पक्का याद होगा, कैपिटल टर्नओवर याद है, इसी को कहते हैं। इन्वेस्टमेंट टर्नओवर इसी को कहते हैं। याद आया, कुछ पढ़ा था अभी आपने पीछे, नाम मैंने लिख दिया, बाकी आपको याद होगा ही। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट ले लूं, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर इज इक्वल टू सेल्स या रेवेन्यू डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, ठीक है।
इन्वेस्टमेंट ले लें या कैपिटल ले लें या एसेट ले लें, एक ही बात है। ये मेरा इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो है। व्हाट इज इक्विटी मल्टीप्लायर? अब ध्यान देना, जो इक्विटी मल्टीप्लायर होता है दैट इज बेसिकली योर इन्वेस्टमेंट या एसेट्स या कैपिटल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या रखोगे, इक्विटी मल्टीप्लायर रहेंगे, इसका मतलब आ जाएगा शेयर होल्डर्स इक्विटी। क्या आ जाएगा? शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो ये तीन कंपोनेंट्स है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, असेट टर्नओवर एंड इक्विटी मल्टीप्लायर। अब ये जो मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन है, इसमें हम क्या चाहेंगे, ये क्या है बेसिकली, आप कहते हैं सर ये एक सेफ्टी कुशन है ना, ये क्या है, एक सेफ्टी कुशन है, यानी कि ये रेशियो नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो कम नहीं होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है, इसको प्रॉफिटेबिलिटी भी कह सकते हैं हम। तो जाहिर सी बात है ये कम नहीं होना चाहिए, तो प्रेफरेबल क्या होगा, हाई रेशियो प्रेफरेबल होगा। तो आप क्या कहते हैं इस केस में कि हाई रेशियो क्या होगा, प्रेफरेबल होगा। हाई रेशियो क्या होगा, प्रेफरेबल होगा। हम प्रेफर करेंगे हाई रेशियो को, हाई रेशियो इज प्रेफरेबल एंड दिस इज व्हाट, दिस इज सेफ्टी कुशन, है ना। यानी कि मार्जिन जितना कम होगा हमारे लिए डिफिकल्टीज उतनी ज़्यादा होगी, मार्जिन जितना कम होगा हमारे लिए स्ट्रेस क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो इट वर्क्स एज अ सेफ्टी कुशन, है ना, ये एक सेफ्टी कुशन की तरह काम करता है। सेकंड हमारे पास असेट टर्नओवर। असेट टर्नओवर जो है, असेट टर्नओवर सीधा उल्टा रिलेशन है इसका किसके साथ, नेट प्रॉफिट मार्जिन के साथ। अगर मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन हाई होगा तो असेट टर्नओवर रेशियो मेरा लो हो जाएगा, क्योंकि देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन में मेरे डिनोमिनेटर पे सेल्स है और जबकि असेट टर्नओवर में न्यूमरेटर पे मेरा क्या है, सेल है। तो होगा क्या, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि ये रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन हमें साफ साफ दिख रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि ये जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट टर्नओवर है, तो इट इज इनवर्सली रिलेटेड, सीधा लिख देते हैं ना, इनवर्सली रिलेटेड टू एनपी मार्जिन। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन का ये उल्टा रिलेशन है इसका, है ना। यहाँ क्या है, सेल्स एंड रेवेन्यू नीचे है, यहाँ सेल्स एंड रेवेन्यू क्या है, ऊपर है। इनवर्स रिलेशन हमारे को देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि अगर मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि मेरा असेट टर्नओवर जो है वो घटेगा, मेरा असेट टर्नओवर क्या होगा, घटेगा, या मेरा इन्वेस्टमेंट टर्नओवर या कैपिटल टर्नओवर क्या होगा, रिड्यूस होगा। सो वाइस वर्सा, है ना, ये रिलेशन है इन दोनों के बीच में। एज फार एज इक्विटी मल्टीप्लायर इज कंसर्न्ड, ये क्या करता है, तो आप कहते हैं दिस इज अ बेसिकली मेजर ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। ये किसका मेजर है, ये फाइनेंशियल लीवरेज का मेजर है। allows investors to see what portion of return on equity is due to debt। होता क्या है कि ड्यूपॉन्ट मॉडल ने ये तीन कंपोनेंट लिया। अब आरओई जो है, कभी कभी आरओई को बूस्ट करने के लिए भी कंपनी डेट ले सकती है, कंपनी डेट लेके कंपनी ने आरओई को बूस्ट किया। तो जो इक्विटी मल्टीप्लायर होता है वो ये इस बात को स्पेसिफाई कर देता है कि जो कितना आरओई, व्हाट पोर्शन ऑफ आरओई इज ड्यू टू डेट, डेट की वजह से कितना आरओई हमें आ रहा है। तो इससे अगर आपको पता करना हो कि अगर डेट को हटा के हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखना चाहते हैं तो वो आप बहुत आसानी से यहाँ देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे विद एन एग्जांपल। सो ड्यूपॉन्ट मॉडल में हमारे पास 3 कंपोनेंट हैं, एक है नेट प्रॉफिट मार्जिन, एक है इन्वेस्टमेंट टर्नओवर और एक है इक्विटी मल्टीप्लायर। और यहाँ आरओई जो होता है ये इन तीनों का प्रोडक्ट होता है। यानी कि जब आप आरओई को कैलकुलेट करते हैं ड्यूपॉन्ट मॉडल में, सो आरओई इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3। तो 1 क्या है आपका, तो आपने कहा सर पहला जो है मेरा वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाइड 2। दूसरा हमारे पास क्या है, असेट टर्नओवर, सारे नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, चलेगा ना, असेट टर्नओवर मल्टीप्लाइड 2। तीसरा हमारे पास क्या है, इक्विटी मल्टीप्लायर, इक्विटी मल्टीप्लायर।
है ना। सो नेट प्रॉफिट मार्जिन, असेट टर्नओवर एंड इक्विटी मल्टीप्लायर, तो ये तीन को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर आरओई। दिस इज इट, है ना। यही है आपका ड्यू पॉइंट मॉडल। चलो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे हमारे बुक में, हमारे स्टडी मैट में एन एग्जाम्पल इज गिवन, है ना। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को हम देखते हैं, उससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो आपको पेज नंबर पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं ऐसा करता हूँ, मैं डेटा दे देता हूँ आपको, जैसे ही डेटा आपके सामने आ जाएगा यू विल बी एबल टू सॉल्व इट विद मी। देखो, एक कंपनी है, तो तीनों कंपोनेंट ध्यान में रखना है आपको। देखिए, एक कंपनी है, एग्जाम्पल है एक्स वाई जेड कंपनी, कंपनीज डिटेल्स आर एज अंडर। क्वेश्चन लिखना है, हाँ लिखना है। देखो इन्होंने क्या किया है, रेवेन्यू इज इक्वल टू ₹29,261, ठीक है। नेट इनकम इज इक्वल टू ₹4,212, ठीक है। इसके बाद है असेट्स, असेट्स इज इक्वल टू ₹27,987, और फिर है आपके पास शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी इज इक्वल टू ₹13,572, है ना। Now what you have to do is you have to calculate ROE based on ड्यू पॉइंट मॉडल। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट ROE इस मॉडल को यूज करते हुए ड्यू पॉइंट मॉडल को। ओके, अब देखो क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या गिवन है। हम जानते हैं कि अंडर ड्यू पॉइंट मॉडल ROE इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाइड टू इन्वेस्टमेंट टर्नओवर मल्टीप्लाइड टू इक्विटी मल्टीप्लायर, ठीक है। ओके, तो अब हमारे को तीनों को देखना होगा पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं किसको, नेट प्रॉफिट मार्जिन को। बताओ नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या होगा, क्या हो जाएगा, नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, ठीक है। देखो नेट इनकम कितना है 4212 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू है 29,261, तो 4212 29,261, 4212 डिवाइडेड बाय 29,261, यू आर एट 0.1439, 0.1439, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब हमें क्या करना है, सेकंड कैलकुलेट करना है, मतलब इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, असेट टर्नओवर या कैपिटल टर्नओवर। तो हमने क्या कहा, कैपिटल टर्नओवर लेट्स से, या असेट दे रखा है इन्होंने डेटा में, तो अपन असेट टर्नओवर लिखते हैं। असेट टर्नओवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बालक, तो हम कहते हैं सर रेवेन्यू अपन असेट्स हो जाएगा, यही तो असेट टर्नओवर बताएगा। कितने का रेवेन्यू है मेरे पास 29261, ठीक है, डिवाइडेड बाय मेरा एसेट कितने का है 27987, 27987, यही है ना। ओके 29261 27987 is 1.045, 1.045, 4 रखा था तो यहाँ भी 4 कर दो। अब क्या बचा, इक्विटी मल्टीप्लायर, इक्विटी मल्टीप्लायर। अब इक्विटी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर ये हो जाएगा असेट्स अपन शेयर होल्डर्स इक्विटी,
शेयर होल्डर्स इक्विटी, कितना एसेट है 27,987, शेयर होल्डर इक्विटी है 13,572, तो ये कितना आ गया, दिस गोज टू 2.0621। ओके, तो दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स, हमने तीनों कंपोनेंट को कैलकुलेट कर लिया। तो इस केस में अब आर ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या बोलोगे, 0.1439 मल्टीप्लाइड टू 1.0455 मल्टीप्लाइड टू 2.0621, कितना आ रहा है, 39 मल्टीप्लाइड टू 1.0455 मल्टीप्लाइड टू 2.0621, तो दिस गोज टू 0.3102, है ना, इज इक्वल टू 31.02% हो गया। तो ये मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये मेरा क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी है एज पर द ड्यूपॉन्ट मॉडल। बट ये जो मेरा रिटर्न ऑफ इक्विटी है ना, इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है। आप देखो ना, आप क्या कर रहे हो, आप असेट टर्नओवर निकाल रहे हो, तो रेवेन्यू अपन असेट्स कर दे रहे हो ना, तो इसमें आप यहाँ भी आपने असेट्स को यूज़ कर लिया है। तो आप कहते हैं सर इसमें अगर हम देखें तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, इसमें डेट भी है, उसका भी अफेक्ट हमारे को यहाँ दिख रहा है ना। अब जरा गौर करो, अगर आप इसका एनालिसिस करो ना, आप इसका एनालिसिस करो, तो आप ऐसे बोलो कि इफ वी लीव आउट, अब इक्विटी मल्टीप्लायर को अगर हम ड्रॉप करते हैं तो क्या हो जाएगा, इफ यू लीव आउट इक्विटी मल्टीप्लायर, तो आर ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विटी मल्टीप्लायर को अगर मैंने ड्रॉप किया तो ये हो जाएगा 0.1439 मल्टीप्लाइड टू 1.0455 इज इक्वल टू, देखो कितना आ रहा है, 0.1439 multiplied to 1.0455, so this goes to 0.1504, ठीक है, 0.1504, it means 15.04%। अब ये जो 15.04% है ना, तो ये है इसकी वजह से, इक्विटी मल्टीप्लायर की वजह से। तो जरा गौर करो, मेरा टोटल आर ओ ई कितना था, 31.02% माइनस 15.04%, तो कितना आएगा, 0.02 माइनस 15.04, तो 15.98%। ये जो है ना 15.98%, ऐसे लिख दिया। सो दिस इज, इट वॉज ड्यू टू रिटर्न अर्नड ऑन डेट। ये जो रिमेनिंग अमाउंट था ना, ये डेट पे हमने क्या किया था, जो रिटर्न अर्न किया था, उसकी वजह से इसका एडिशनल इम्पैक्ट हमारे को आरओई पे दिखाई दे रहा था। अब अभी जो आपने जो कैलकुलेशंस कर रहे थे ड्यूपॉन्ट से पहले आरओई का, उसमें आपको ये कोई बाइफर्केशन आप नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो ड्यूपॉन्ट मॉडल क्या करता है, ड्यूपॉन्ट मॉडल आपको एग्जैक्टली बता देगा कि भाई आपका जो आरओई है उसमें डेट वाले पोर्शन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपके आरओई में डेट वाले पोर्शन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। देखो आपने क्या कहा कि इक्विटी मल्टीप्लायर क्या करता है, मेजर ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज allows investor to see what portion of ROE is due to debt. So what portion of ROE is due to debt? तो हमने कहा जैसे ही हमने इक्विटी मल्टीप्लायर को ड्रॉप किया, we get 15.98% and this 15.98% is due to debt. इक्विटी की वजह से कितना आ रहा है मेरा 15.04%, 04%, एंड डेट की वजह से 15.98%, ऑल टुगेदर इट गोज टू 31.02%, दैट इज माई आरओई। तो ये है बेसिकली ड्यूपॉन्ट मॉडल। आपको तीनों कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, डेट के पोर्शन को निकालना है, तो आपको इक्विटी मल्टीप्लायर को लीव कर देना है, ड्रॉप कर देना है, जो वैल्यू आएगा टोटल वैल्यू से उसको माइनस करो, फाइनली यू विल गेट द रिटर्न व्हाट यू आर गेटिंग बिकॉज ऑफ व्हाट, डेट। So this is all about your DuPont model, right? Okay, done? पॉज करके लिख ही लेते हो आप लोग। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और चलते हैं हम तीसरी कैटेगरी पे।
है ना। ये फोर्थ कैटेगरी है, लास्ट कैटेगरी ऑफ रेशियो है हमारा, जिसमें इसके अंदर के डिफरेंट कैटेगरीज को हम देख रहे थे। दो को हमने देखा है, एक सेल्स के आधार पे था, दूसरा रिटर्न ऑन एसेट के आधार पे था। हम चलते हैं तीसरे पे, प्रॉफिटेबिलिटी ratios required from owner's point of view। तीसरा था हमारा ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और चौथा वैल्यूएशन था, है कि नहीं बालक? चौथा क्या था? वैल्यूएशन था। बड़ा मजेदार चैप्टर है ये चैप्टर दिखने में इतना आसान लगता है, पूछो मत। 40 ही तो रेशियो है सर। अच्छा सोचो, टारगेट कर लो 10 रेशियो डेली, तो 4 दिन में आप इस चैप्टर के महारथी बन सकते हो। मतलब 10 रेशियो डेली, 10 रेशियो को क्या करना है, दिन में 3 बार लिखना है ना। 10 रेशियो को, 10 को टारगेट कर दिया, तो 4 दिन में तो हो गए महारथी, क्योंकि आपको तो पक्का ऐसा याद होगा वो कि पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे, है ना। एग्जाम में क्या होगा कि वो एक नया डेटा चिपका देंगे कहीं भी, राइट, तो पूरा रेशियो का खेल ही बिगड़ जाएगा, और फिर काम आता है दिमाग। वंस वी आर डन विद ऑल रेशियोज, देन आई विल बी टेलिंग यू कि क्या मतलब क्वेश्चंस क्या क्या है, कहाँ मतलब आपको अलर्ट रहना होता है कि आपसे रेशियो में गलती ना हो। चैप्टर बड़ा आसान दिखता है ना, और आप भी इसको आसान फील कर रहे होंगे, बट क्वेश्चंस इसके बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। बट अपना एक दायरा है, मैंने आपको 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन शुरू में बताया था ना, अपना एक दायरा है, उसी दायरे में क्वेश्चंस वो एग्जाम में पूछेंगे, उसी दायरे में रह के हमें हमारी तैयारी करनी है। इंपॉर्टेंट है कि भाई एग्जाम क्रैक करो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत कुछ करा जा सकता है, सोचा जा सकता है, और बट हम इसे हल्के में नहीं लेंगे, है ना, बिल्कुल नहीं लेंगे। क्या बोलेंगे हम? बोलेंगे मॉडरेट है, कोई बात नहीं, तो हल्के में नहीं लेंगे। ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से 3 रेशियो था, ईपीएस, डीपीएस, डीपी, है ना। ईपीएस, डीपीएस एंड डीपी, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो अपन एक काम करते हैं, इसको चार्ट में इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास 3 रेशियोज थे, एक था ईपीएस, एक था डीपीएस और एक था डीपी। जहां ईपीएस जो है मेरा 1 2 3 करें, नंबरिंग क्या था? इससे पहले वाला नंबरिंग क्या था? इससे पहले वाला नंबरिंग था 32, ये अपना क्या हो जाएगा 33, फिर क्या आ जाएगा 34, फिर क्या आ जाएगा 35, ठीक है। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर। डीपीएस स्टैंड्स फॉर डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस क्या हो गया? डिविडेंड पर शेयर, एंड डीपी स्टैंड्स फॉर डिविडेंड पे आउट रेशियो। ओके, तो पहले देखते हैं ईपीएस। अब ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर। अब जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें किससे मतलब है? तो आप बोलोगे उनको ईपीएस से मतलब होगा, बिकॉज दे आर द ओनर, और उन्होंने जब इक्विटी में इन्वेस्ट करके रखा होता है तो जाहिर सी बात है वो चाहेंगे कि ईपीएस ज़्यादा से ज़्यादा हो, अर्निंग पर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो मैं फिर से आपको याद दिलाऊं, आप याद करो, हमारे पास था अर्निंग आफ्टर टैक्स, याद आया? तो अर्निंग आफ्टर टैक्स में से हम क्या करते थे? प्रेफरेंस डिविडेंड देते थे, तो फिर जो अमाउंट बचता था उसे हमने कहा था अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग्स है जो अवेलेबल है। इस पूरे अर्निंग्स को अगर हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें तो ये अर्निंग क्या होगा? यूनिट वाइज आ जाएगा। तो टोटल अर्निंग मान लो 100 रुपये का था, नंबर ऑफ शेयर 10 रुपये का था, तो 100/10 मतलब 10 रुपये का मेरा क्या बन गया? पर शेयर अर्निंग हो गया। तो दिस गिव्स अस ईपीएस, ये हमारे को क्या देता है? ईपीएस देता है, अर्निंग्स पर शेयर। और जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं दे विल बी कंसर्न्ड फॉर दिस, वो जरूर ईपीएस को देखेंगे। यस और नो? यस। तो आप क्या कहते हैं सर? ईपीएस इज इक्वल टू EAESH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग।
तो कितना आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स है हमारे पास, हम उसको अवेलेबल फंड से डिवाइड, अवेलेबल फंड को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट द ईपीएस। क्या मिल जाएगा हमें? ईपीएस मिल जाएगा। अब हम कहते हैं कि ये जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, तो उनके लिए ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लुक्स फॉर ईपीएस। वो देखते हैं कि ईपीएस क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, है ना। ईपीएस क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। क्यों ऐसा करते हैं वो? ऐसा क्यों करते हैं? वाई? बताओ। क्योंकि ईपीएस इंडिकेट्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म पर शेयर, क्योंकि ये पर शेयर प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करता है। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे क्या अर्निंग हुई, एक शेयर पे क्या प्रॉफिट हुआ, दैट इंडिकेट्स द ईपीएस। एंड दैट इज वाई जो शेयर होल्डर्स हैं वो दे विल आई फॉर दिस, दे विल सी कि ईपीएस क्या है। तो व्हेनेवर यू हैव टू कैलकुलेट ईपीएस, यू विल फाइंड दैट कि ईएसएच मेरा क्या है, और उसके बाद उसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, मेरा ईपीएस निकल के आ जाएगा। अब आता है डीपीएस। जैसे ईपीएस इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डर के लिए, वैसे डीपीएस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिविडेंड का मतलब है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये जो ईएसएच है, इसमें से कितना अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट। आपको याद है ईएटी में से पीडी हटाया था, पीडी हटाने के बाद क्या हटाया था? ईडी हटाया था। तो ईएटी माइनस पीडी जो हमारा अमाउंट बन रहा है, उसमें से कितना हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट होगा एज इक्विटी डिविडेंड। तो इक्विटी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो बचेगा वो रिटेन अर्निंग होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड पर शेयर। यानी कि अगर मुझे डीपीएस निकालना हो तो कैसे निकलेगा? तो आप बोलोगे सर देखो, पर शेयर डीपीएस निकालना है आपका, तो आपके डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, तो आपका आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स आ जाएगा, ठीक है, ये तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब किस अमाउंट को डिवाइड करेंगे? हम बोलेंगे सर जो टोटल डिविडेंड पेड आउट है, जो इक्विटी शेयर होल्डर को जो टोटल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो टोटल डिविडेंड को नंबर ऑफ शेयर से क्या करो? डिवाइड कर दो, तो पर शेयर डिविडेंड निकल जाएगा। तो आप करोगे क्या? ऊपर किसको रख लेंगे? टोटल डिविडेंड पेड किसको? टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। टोटल डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। देखो मेरा फिर से इधर भाग गया ग्राफ, आप लोग मैनेज करके चलना, इस साइड भी हमें को एक बनाना है। तो टोटल डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो ये मेरा बन गया क्या? ये मेरा बन गया डीपीएस। तो हम कहते हैं डीपीएस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, येस और नो? आप क्या बोलोगे? हाँ, डीपीएस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डीपीएस भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताता है? ये बताता है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड पर शेयर, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड पर शेयर। तो दिस इज माय डीपीएस। अब चले आओ डीपी रेशियो। डीपी का मतलब है डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे निकलेगा? तो आपने कहा कितना बांटा, डिविडेंड पे आउट कितना बांटा, डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो ये कैसे निकलेगा बताओ? तो आपने कहा सर डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, तो दिस विल गिव अस द डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो मान लो अगर अर्निंग पर शेयर मेरा 10 रुपीज का था, ठीक है, और डिविडेंड पर शेयर मेरा 5 रुपीज का था, तो इसका मतलब कितना हो गया? 0.5 हो गया, हो गया ना? मतलब 50% की बात कर रहे हैं, तो 50% डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 50% क्या होगा? रिटेन होगा, यही हुआ ना? तो ये क्या मेजर कर रहा है? मेजर्स डिविडेंड पेड आउट, डिविडेंड पेड आउट इन रिलेशन टू नेट अर्निंग। ईपीएस के रिलेशन में डिविडेंड पेड आउट इन रिलेशन टू नेट अर्निंग, है ना? दिस इज इट। ये हो गया आपका ईपीएस, डीपीएस एंड डीपी। ध्यान में रखना, बहुत सिंपल है। डीपीएस अपने ईपीएस इज डीपी, डीपीएस में टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, ईपीएस में टोटल अर्निंग अवेलेबल एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। दिस इज इट।
ओके, ये हो गया आपका ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, नोट कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, द लास्ट वन, प्रॉफिटेबिलिटी। नोट कर लिया होगा ना आप लोगों ने, आ जाओ। प्रॉफिटेबिलिटी ratios related to market या वैल्यूएशन या इन्वेस्टर। तो पहला था रिलेटेड टू सेल्स, दूसरा था रिलेटेड टू रिटर्न ऑन एसेट, तीसरा था रिलेटेड टू ओनर एंड चौथा है रिलेटेड टू इन्वेस्टर। अब अगर हम इसकी बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू मार्केट वैल्यूएशन और इन्वेस्टर्स, तो चलो हम पहले देखेंगे पी रेशियो को। तो 33, 34, 35, चलते हैं 36। क्या आ गया सबसे पहले हमारे पास? पी रेशियो। नाउ पी रेशियो इज प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। बताओ व्हाट इज प्राइस? तो आप बोलोगे सर एमपीएस, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है। एंड व्हाट इज अर्निंग्स? तो आप बोलोगे सर ईपीएस, ईपीएस इज अर्निंग एंड एमपीएस इज प्राइस। तो प्राइस अर्निंग रेशियो क्या हो जाएगा? आप क्या बोलोगे? एमपीएस बाई ईपीएस, खत्म मामला। क्या बोलोगे? एमपीएस बाई ईपीएस, यानी कि पीई रेशियो इज इक्वल टू एमपीएस बाई ईपीएस। तो ये प्राइस अर्निंग दे देता है हमारे को, है ना। इसका मतलब क्या हुआ बताओ मेरे को, इसका इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान देना। ये क्या बताएगा? ठीक है, सो एमपीएस अपन ईपीएस क्या इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट करता है पे बैक पीरियड फॉर द इन्वेस्टर्स। अब जरा सोचो कि अगर मान लो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो, तो अगर इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो या स्टॉक ओवर वैल्यूड हो, दोनों ही सिचुएशन में एमपीएस बढ़ता है। और जब एमपीएस बढ़ेगा तो ये रेशियो बढ़ जाएगा। तो अगर पी रेशियो हाई है तो हम कहते हैं या तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, राइट। सो आप क्या कहते हो? इट इंडिकेट्स पे बैक पीरियड फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर इन्वेस्टर्स, ठीक है। हाई रेशियो क्या इंडिकेट करता है? स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, या तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है और एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टर इज वेरी हाई, तभी तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, फॉर ग्रोथ रेट। तो दे नीड मोर ग्रोथ रेट, हाई ग्रोथ रेट उन्हें चाहिए। एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टर्स इज वेरी हाई, दे विल बी एक्सपेक्टिंग हाई ग्रोथ रेट। तो दैट व्हाट द पी रेशियो इज। बहुत यूज करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज करने वाले हैं इसको। तो कोई अभी फिलहाल एग्जाम्पल नहीं लेते, आगे देखेंगे। डिविडेंड एंड अर्निंग यील्ड हमारा अगला रेशियो है। डिविडेंड एंड अर्निंग यील्ड। अब देखो डिविडेंड यील्ड कैसे निकालोगे? डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप क्या बोलोगे? जो डिविडेंड है प्लस माइनस चेंज इन शेयर प्राइस, चेंज इन शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल शेयर प्राइस, है ना, मल्टीप्लाई 200। क्या हुआ इसका मतलब? चेंज इन शेयर प्राइस, डिविडेंड प्लस माइनस चेंज इन शेयर प्राइस। तो जो डिविडेंड दिया, है ना, और जो प्राइस में चेंज आया, मान लो 100 रुपये का शेयर था, 105 रुपये का हो गया, तो 5 रुपये का तो एप्रिसिएशन हुआ। वो जो 5 रुपये का एप्रिसिएशन हुआ शेयर में, वो आ गया मेरा इधर, वो मेरा यील्ड में आया, और डिविडेंड मेरे को मिला रिटर्न में। तो डिविडेंड प्लस जो चेंज ऑफ प्राइस था, मान लो 5 रुपये का डिविडेंड मिला, 5 रुपये के शेयर प्राइस में एप्रिसिएशन हुआ, तो 5 प्लस 5 कितने हो गए? 10 रुपये हो गए। देन अपन इनिशियल शेयर प्राइस मेरा क्या था? इसका मतलब देखो कि हम इसको दूसरे तरीके से ऐसा ले सकते हैं क्या? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सर डिविडेंड यील्ड जो है बेसिकली
दैट इज डीपीएस अपन एमपीएस मल्टीप्लाइड टू 100, यहाँ से भी मिल जाएगा हमारे को, है ना, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, इनिशियल शेयर प्राइस, है ना, डिविडेंड एंड चेंज इन शेयर प्राइस। तो जब दो शेयर प्राइस है अगर हमारे पास, एप्रिसिएशन हुआ है या डिप्रिसिएशन हुआ है, जो भी हुआ हो, बढ़ा है या घटा है, दोनों ही सिचुएशन, अगर घटा है तो माइनस होगा, बढ़ा है तो प्लस होगा, डिविडेंड प्लस जो शेयर प्राइस में चेंज हुआ है, ये मेरा टोटल यील्ड है अगेंस्ट वाज इनिशियल शेयर प्राइस हमने ले लिया। एंड लाइकवाइज डीपीएस अपन एमपीएस इंटू 100, जब हम इसको देखें तो ये भी हमारे डिविडेंड यील्ड को बताता है, ये भी हमारे डिविडेंड यील्ड को बताता है। अब सेकंड देखना, सेकंड है हमारे पास ईपी रेशियो, ये अर्निंग यील्ड है, इसको कहते हैं अर्निंग प्राइस और इसी को कहा जाता है अर्निंग यील्ड। अब जरा गौर करो, डिविडेंड यील्ड है और अर्निंग यील्ड है। अर्निंग यील्ड क्या है, मेरा ईपी है, अभी हमने पी देखा था, तो ई का मतलब अर्निंग्स है, पी का मतलब प्राइस है, प्राइस मतलब एमपीएस है, अर्निंग मतलब ईपीएस है। तो जब प्राइस टू अर्निंग था तो एमपीएस बाई ईपीएस हुआ, अब अर्निंग टू प्राइस है, इसका मतलब मेरा ईपी रेशियो क्या हो जाएगा, ईपी रेशियो इज इक्वल टू ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस मल्टीप्लाइड टू 100, यस और नो। तो ये मेरा क्या आ गया, ईपी रेशियो आ गया, इसको अर्निंग प्राइस रेशियो कहते हैं, यूज होता है इसका क्वेश्चन में, तो ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। तो एक हो गया पी रेशियो, एक हो गया डिविडेंड यील्ड, एक हो गया अर्निंग यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या होगा, डीपीएस अपन एमपीएस, डीपीएस अपन एमपीएस, इफ दे चेंज इन प्राइस तो हम कहते हैं फिर हो जाएगा डिविडेंड प्लस माइनस चेंज इन शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड टू 100, विल गेट आंसर इन परसेंटेज, राइट। तो दिस इज योर ईपी रेशियो, ईपी रेशियो इज ईपीएस अपन एमपीएस मल्टीप्लाइड टू 100, ठीक है। इंटरप्रिटेशन करो, खत्म करते हैं इसको ना, कितने पे हैं, 37 पे है ना, अब बस 3 बचा है, राइट, बस 3 बचा है। अब बताओ मेरे को क्या क्या ये इंडिकेट कर रहा है, तो क्या बोलोगे आप, इंडिकेट्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो मेरा डिविडेंड था, डिविडेंड जो है वो क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स रिटर्न ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, रिटर्न ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। और जो मेरा यील्ड है वो क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स ट्रू रिटर्न इन विच शेयर कैपिटल is taken at its market price. Share price is taken at its market price. So let's go to 38. ठीक है, फिर चलो आ जाते हैं 38, रेशियो नंबर 38। ये क्या है, ये है मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू, रेशियो बोल दो, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू, पर शेयर मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय पर शेयर बुक वैल्यू, है ना, ये इसका सीधा सीधा मतलब हुआ। अब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, तो दिस व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, है ना। देखो बुक वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ये। मार्केट वैल्यू का तो मतलब समझ में आ रहा है आपको, ये तो मार्केट प्राइस है। मार्केट वैल्यू का मतलब हो गया सर मार्केट प्राइस क्या है शेयर क्या, है ना। बुक वैल्यू में क्या होगा, जो नेटवर्थ है उसको आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो नेटवर्थ को। जब आपने नेटवर्थ को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड किया तो आपको बुक वैल्यू मिल जाएगा। तो नेटवर्थ आपका बुक वैल्यू दे देगा और शेयर प्राइस आपका मार्केट वैल्यू दे देगा। अब क्या करना है, मार्केट वैल्यू अपन बुक वैल्यू, नाम से मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू, कुछ करने को है नहीं इसमें। MB टू VV रेशियो इज इक्वल टू, पहले इसको लिखते हैं मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, आ गया, मार्केट वैल्यू पर शेयर बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो ये हमारा क्या हो गया, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू रेशियो हो गया।
फर्दर हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, जरा सोचो आप। अगर आप देखो तो अगर हम इसको फर्दर लिखने की कोशिश करें, और एम बी बी वी रेशियो इज इक्वल टू एवरेज शेयर प्राइस, और बुक वैल्यू कैसे निकाला हमने, तो हमने कहा सर नेट वर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये भी हो जाएगा ना, राइट। और क्या हो सकता है, एम बी टू बी वी रेशियो, क्लोजिंग शेयर प्राइस, तो क्लोजिंग प्राइस हमने ले लिया, और नीचे हमने नेट वर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ले लिया। तो एवरेज शेयर प्राइस ले सकते हैं या क्लोजिंग शेयर प्राइस ले सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या कर लेना है, डिसीजन कर लेना है। तो ये है हमारा मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, जरा सोचो कि ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो शेयर प्राइस है उसको अपन बुक वैल्यू कह रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे शेयर होल्डर का इन्वेस्टमेंट है, बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो, और ये शेयर प्राइस जो है ये रिस्पॉन्स है मार्केट का। मार्केट का रिस्पॉन्स जितना अच्छा होगा शेयर प्राइस उतना ज़्यादा होगा। तो अगर मैं मार्केट वैल्यू पर शेयर अपन बुक वैल्यू पर शेयर लेता हूँ, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा कि मार्केट का रिस्पॉन्स कैसा है शेयर होल्डर के इन्वेस्टमेंट को लेके। तो रिस्पॉन्स ऑफ मार्केट फॉर शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट, दैट विल बी इंडिकेटेड बाय दिस पर्टिकुलर रेशियो, है ना। अगर ये रेशियो हाई है, इसका मतलब दैट विल बी गुड फॉर शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर के लिए क्या होगा, ये ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा कैपिटल गेन आप क्रिएट कर पाओगे। अगर ये रेशियो हाई है, यू विल बी गेटिंग कैपिटल गेन्स, वो मिलेगा आपको, बिकॉज शेयर वैल्यू क्या होगा, एप्रिसिएट होगा, एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर शेयर होल्डर्स। तो आप क्या कहते हैं, सिंपली आप कहोगे इट इंडिकेट्स मार्केट रिस्पॉन्स टू शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट, मार्केट रिस्पॉन्स टू शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट पे मार्केट का रिस्पॉन्स आपको इसमें दिख जाएगा, बिकॉज आपने एमपीएस को ऊपर रखा हुआ है ना, एवरेज शेयर प्राइस को आपने ऊपर रखा हुआ है और बुक वैल्यू को आपने नीचे रखा हुआ है। सो दिस यू विल गेट, है ना। हायर रेशियो का मतलब तो हम कहते हैं बेटर, एंड वी विल बी गेटिंग कैपिटल गेन्स हियर, कैपिटल गेन्स हियर। अब जरा गौर करो, एम बी बी वी रेशियो जो है, मार्केट वैल्यू पर बुक वैल्यू पर शेयर, इसका यहाँ आपको थोड़ा सा एक क्या करना है, अटेंशन रखना है एक बात का, है ना। और सिर्फ अटेंशन ही नहीं रखना है, ठीक है। आपको आपके लिए एक चैलेंज वर्क है, क्या है ये, एक चैलेंज वर्क है। चैलेंज वर्क क्या होगा पता है, ये मैं आपको आगे भी देता रहूँगा, ये आपका काम है, आपको करके देना है मुझे। देखो चैलेंज वर्क क्या है, ठीक है, ध्यान देना। देखो जब मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू इज 1, जब मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू 1 होगा, तब आरओई, ईपी रेशियो एंड टोटल यील्ड विल बी इक्वल, विल बी इक्वल। ये आपके लिए बालक आज का चैलेंज वर्क है। When MBBV is 1, then ROE, EP and yield will be equal.
आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, प्रूव इट। आपको इसको प्रूव करना है और प्रूव करके मुझे क्या करना है, मैसेज कर देना। कर दोगे? आपको इसको प्रूव करना है कि ये ऐसा कैसे होगा, है ना। तो आपको आरओई पता है, आपको ईपी रेशियो पता है, आपको यील्ड पता है। अब आपको दिमाग इस पे ऐसे सेट करना होगा कि अगर एम बी अपन बी वी मेरा 1 होता है तो ये तीनों रेशियो इक्वल होने चाहिए, है ना। तो ट्राई इट, है ना, कोशिश करो, कोशिश करना, नहीं हो तो भी मैसेज करना, हो तो भी मैसेज करना, ठीक है। आ जाइए, दिस इज इट। 38 हो गया हमारा, 39। कुछ गड़बड़ हुआ है, कहीं नंबरिंग में गलती कर दी है क्या मैंने? 33, 34, 35, 32, 31। अब गड़बड़ हुआ होगा तो मैनेज कर लेना आप, हम तो आगे बढ़ गए ना अब। 33, 34, 35, 36, 37, 38 एंड 39। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया हो तो नंबरिंग में तो देख लेना। क्यू रेशियो, ये रेशियो जेम्स टोबिन ने दिया है, जेम्स टोबिन ने दिया है। और ये रेशियो बेसिकली आपका मार्केट वैल्यूएशन और इंट्रिंसिक वैल्यू का रिलेशन बताता है। तो ये कुछ ऐसा होता है, क्यू रेशियो इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, market value of equity and liabilities divided by estimated replacement cost of asset। कुछ खास नहीं है करने को। तो एसेट का जो एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट है दैट इज ऑन डिनोमिनेटर और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इन न्यूमरेटर। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपने मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी कहा, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी एक ही बात है ना, ये हो गया मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी डिवाइडेड बाय असेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, असेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। दोनों तरह से इसको हम देख सकते हैं, सिंपल है ये, असेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ध्यान में रखना, चले आओ इंटरप्रिटेशन पे। देखो Q इज इक्वल टू 1 होगा ना तो इक्विलिब्रियम होता है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, है ना। तो जरा सोचो, अगर Q जो है वो लेस देन 1 होगा, इसका मतलब क्या हुआ? Q लेस देन 1 होने का मतलब क्या हुआ कि जो एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है ये ज़्यादा होगा। और ये अगर ज़्यादा हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि असेट को ओवर वैल्यू किया गया, नहीं अंडर वैल्यू किया गया, क्योंकि लेस देन 1 कह रहे हैं। और अगर Q ग्रेटर देन 1 होगा, तो अगर Q ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मतलब ओवर वैल्यू किया गया। तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। और इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। तो बताओ मेरे को, अगर Q का वैल्यू लेस देन 1 हुआ तो स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, मोर देन 1 हुआ तो स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, इसका मतलब इक्विलिब्रियम क्या होगा, 1 होगा। तो हम क्या कहते हैं, Q 1 पे क्या मिलता है हमारे को, इक्विलिब्रियम मिलता है। इट्स ऑल अबाउट योर रेशियोज। कुछ रेशियोज इस लिस्ट में नहीं है जो क्वेश्चंस में आएंगे, और जैसा कि हम जानते हैं कि रेशियोज अनलिमिटेड हो सकते हैं और x to y करके रेशियो बनते हैं। तो ज़्यादातर रेशियोज जब आपको आगे जाके मिलेंगे जो आपने इस लिस्ट में नहीं देखा है वो बाय नेम आएंगे, तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि रेशियो है क्या। जैसे अभी आपने पढ़ा ईपी रेशियो, पी रेशियो, है ना। तो लाइकवाइज वी विल सी सर्टेन रेशियोज इन चैप्टर्स एज वेल, इन दिस चैप्टर ऑल्सो। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारे मेन रेशियोज हैं जिनको हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर में एंड अदर चैप्टर्स में बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे होंगे। इस लेक्चर में हम यहीं रुकेंगे, ठीक है। दिस ऑल अबाउट योर रेशियोज। अब ये 39, 40 अगर नंबरिंग का गड़बड़ ना हुआ हो तो देख लेना। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रेशियोज हैं और जिन रेशियोज पे हमारी मास्टरी होनी चाहिए, और ये रेशियोज हमारे को हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकता है। दीज आर मोर देन इनफ। अब हमें करना क्या है कि इन नेक्स्ट सेशन कुछ थियरी पोर्शन है, तो एक सेशन में मैं आपको थियरी पोर्शन कराऊंगा
और अगले क्लास में जब आप अगला लेक्चर देखोगे तो अगले मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आपको करना क्या है कि सारे के सारे रेशियोज को अच्छी तरह से थॉरली देख लेना है। याद रखना कि रेशियो एनालिसिस चैप्टर में बहुत हद तक आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाओगे, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपको सारे रेशियोज याद है या नहीं है, या आप रेशियोज की कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं या नहीं रहे। रटना नहीं है बिल्कुल भी, मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, रटना नहीं है। हर एक रेशियो को इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पे सेट करके दिमाग में रखना है, राइट, ताकि इजीली हम क्या कर सके, उसे रिकॉल कर सके जब जरूरत हो तो। यहाँ रुकते हैं हम लोग, अगले सेशन में हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और फिर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे, राइट। स्टॉप हियर टुडे, कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग, सी यू नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर।